हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ा था और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। टॉर्क दिस इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा, जो कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों? आर क्रॉस एफ। अब ये हाथ आपको चलाना आना चाहिए बच्चों। 11th में हमने बहुत प्रैक्टिस की है। आर क्रॉस एफ तो अंदर, और अगर आर नीचे की तरफ है तो आर क्रॉस एफ या आर क्रॉस एफ ऐसे, या तो वो अंदर इनसाइड द प्लेन होगा या आउटसाइड द प्लेन होगा। इनसाइड द प्लेन हुआ तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आउटसाइड द प्लेन हुआ तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इनवर्ड या इनसाइड द प्लेन, यू कैन से इनसाइड द प्लेन, और ये आउटवर्ड। ये सब चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए था। कल हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंटली एक कुछ बातें याद करी थी, देखी भी थी कि टॉर्क को जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो डाइपोल को जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स तो हमेशा जीरो आएगा बच्चों। एफ नेट तो हमेशा जीरो होगा। टॉर्क इट माइट बी जीरो और माइट नॉट बी जीरो। ये जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, और जीरो नहीं था तभी हम लोगों ने ये देखा था। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ध्यान से सुनना, और मैंने यहाँ पर एक डाइपोल को रखा है। देखो बच्चों, ये एक डाइपोल रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नीचे बनाता हूँ, ठीक है ना। ये मान लो ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पर भी डाइपोल रखा है, बस ओरिएंटेशन चेंज कर दी। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई है, यहाँ पर भी ई है। इनिशियली डाइपोल, यानी मैं कह सकता हूँ कि डाइपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में है। सिंपली बताना मुझे, अगर मैं इसको इनिशियल इस कंडीशन से, नाउ दिस इज माय इनिशियल कंडीशन, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज माय इनिशियल कंडीशन। मैंने इसको इनिशियल कंडीशन से बच्चों हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेस करा दिया इसको इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने ये थीटा डिस्प्लेस करा दिया बच्चों, यानी ये नेगेटिव क्यू यहाँ पर आ गया बच्चों, ये पॉजिटिव क्यू यहाँ पर आ गया। सिमिलरली इसको भी, जो ये ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसको भी डिस्प्लेस करा दिया बच्चों। बहुत छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी बच्चों मैंने थीटा। माइनस क्यू यहाँ पर आ गया बच्चों, प्लस क्यू यहाँ पर आ गया। अब जब ये आ गया तो हमें यहाँ पे बात करनी है बच्चों इक्विलिब्रियम की। अब ध्यान से सुनना, जो कि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जो कि यहाँ पर एफ नेट हमेशा जीरो रहेगा बच्चों, हमेशा एफ नेट जीरो रहेगा। तो हमें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो किसको देखना है कि टॉर्क नेट जीरो है या नहीं। अगर टॉर्क जीरो हुआ तो वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। दूसरी चीज़, फिर इक्विलिब्रियम हम लोगों ने बात करी दो टाइप के होते हैं बच्चों। अगेन वही स्टेबल और अनस्टेबल। अगर स्टेबल हो गया तो एसएचएम इन्वॉल्व हो जाएगा, और अनस्टेबल हुआ तो खत्म बात। और अगर स्टेबल इंक्लूड हो गया तो एसएचएम के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी हम डिफाइन करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हमारा उसी चीज़ पे रहेगा। सबसे पहला स्टेप है आज हमारा कि मैं आपको आइडेंटिफाई कराना सिखाऊंगा कि डाइपोल जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। पॉइंट नंबर 1, कब वो स्टेबल होने वाला है, कब वो अनस्टेबल होने वाला है। अगर स्टेबल है तो वो एसएचएम की इक्वेशंस को फॉलो करने वाला है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, ये सब चीज़ें निकालेंगे। दूसरी चीज़, अगर वो स्टेबल आ गया तो हम पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर का फ्लो ऐसे रहने वाला है। अब नंबर 1 देखिए, इनिशियली जब ये यहाँ पे रखा था, अब इस वाली इनिशियल कंडीशन को देखना बच्चों। इनिशियली जब यहाँ पर रखा था तो हमें पता था एफ नेट भी जीरो है बच्चों और टाउ नेट भी जीरो है। ये तो कंफर्म था कि इनिशियल कंडीशन पर एफ नेट भी जीरो आ गया इस पे और टाउ नेट भी जीरो है। सिमिलरली इस कंडीशन पे भी देखो, जब इनिशियली ये ग्रीन वाली, तो ये इनिशियल लाइन पर हमने बोला
कि इनिशियली एफ नेट भी जीरो है बच्चों और टाउ नेट भी जीरो है। जब हम लोग चार्जेस के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे तो चार्जेस को हम स्लाइटली डिस्प्लेस कराते थे लेफ्ट या राइट। लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस कराने से क्या होता था बच्चों? सर लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस कराने से ना फोर्स में वेरिएशन आ जाते थे। बट इन डाइपोल को तो कहीं पे भी रखो बच्चों, माइनस क्यू को, जो ये सेपरेशन है, मान लो इनके बीच का सेपरेशन अभी 2L है बच्चों, मान ले 2L है सेपरेशन, 2A मान लेती है, तो इनको 4A कर दो तो भी एफ नेट जीरो रहेगा, 6A कर दो तो भी एफ नेट जीरो रहने वाला है। तो यहाँ पर हमें इनको स्लाइटली डिस्प्लेस कराने का कोई लॉजिक नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें इनको स्लाइटली मतलब एंगुलर डिस्प्लेस कराना है। स्लाइटली एंगुलर डिस्प्लेस करा के अगर ये अपनी इनिशियल पोजीशन को रिटेन कर पाते हैं तो स्टेबल, नहीं कर पाते तो अनस्टेबल। अब देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज यहां पे था बच्चों, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। अगर टॉर्क लग के ये वाला पॉजिटिव चार्ज वापसी इसी पोजीशन पे आ जाता है और ये नेगेटिव वापसी इसी पोजीशन पे चला जाता है तो हम ऐसे को इसको बोलेंगे कि डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। एफ नेट तो जीरो था ही, टॉर्क लगा, टॉर्क ने वापसी इसको अपनी पोजीशन पर लेके आ गया तो इक्विलिब्रियम है सर। इधर देखिए सिमिलरली पहले क्यू यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पर आ गया बच्चों। अगर ये वापसी इसी पोजीशन पे आ जाता है, ये इसी पोजीशन पे आ जाता है तो इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो टॉर्क लगाओ, फिर हमने देखा था एफ नेट जीरो है, बॉडी फ्री टू रोटेट है, तो रोटेट करेगी तो अपनी एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अलोंग रोटेट करने वाली है। अब देखिए ये इसका पोजीशन वेक्टर है बच्चों, आर वेक्टर। अगर ये इसका आर वेक्टर है तो आर वेक्टर पे हाथ रखो, एफ 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 जो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा क्यू ई। तो इस पे टॉर्क देखो आर क्रॉस एफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे टॉर्क लगने वाला है। इधर देखो आर वेक्टर ये रहा, फोर्स इधर लगने वाला है तो आर क्रॉस एफ, तो ये भी वापसी अपनी पोजीशन को गेन करेगा, यानी ये वापसी इधर आएगा और ये वापसी इधर आएगा। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम बना बच्चों? दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इधर देखो अब जो कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर। चलिए आर वेक्टर घूमेगा ये इसके अलोंग, आर वेक्टर ये रहा बच्चों। अब देखिए आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो ये ऐसे घूमेगा, यानी इस पे जो टॉर्क लगा वो ऐसे लगा बच्चों। तो इस पे टॉर्क कैसे लगेगा? देखिए आर वेक्टर ये रहा बच्चों, आर वेक्टर ये रहा, एफ ये रहा, यानी ये ऐसे जाएगा तो इस पे टॉर्क लगा इधर, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू की जगह आना चाहता है और प्लस क्यू माइनस क्यू की जगह आना चाहता है, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशंस को अटेन नहीं करने वाला। तो ये कैसा आ गया बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल अब आपको याद रखना है कि इफ P वेक्टर इज पैरेलल टू E वेक्टर, अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड इफ P वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू E वेक्टर तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया बच्चों। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हम लोग अब SHM को इन्वॉल्व करेंगे। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीज़ें समझ में आई कि कैसे हम स्टेबल और अनस्टेबल का पता लगाएंगे अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो? अब बच्चों हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है, तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम और SHM भी मेरा क्या है बच्चों? SHM भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को ही डिफाइन करता है। SHM इज ऑल्सो आ स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए हमने बोला कि ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दीज आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मैग्नीट्यूड ई मान लेते हैं बच्चों। यहां पर हमने उसी डाइपोल को रखा बच्चों, यानी P वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी P वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
तो हमारा ये स्टेबल हुआ बच्चों। अब ये स्टेबल हुआ तो हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ जल्दी। टाइम पीरियड के लिए कॉन्सेप्ट देखो, अब ध्यान से सुनना बच्चों। टाइम पीरियड के लिए हमने बोला था f इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट m बाई के। लेकिन बच्चों यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन का तो कोई फर्क है नहीं, तो यहाँ पे तो रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो रोटेशनल SHM लगाओ। अब इसमें एंगुलर SHM के फॉर्मूले लगेंगे, टाउ फोर्स को रिप्लेस करेगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू थीटा, एंड दिस थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। अगर मैं ये इक्वेशन प्रूव करा पाया, इफ आई प्रूव दिस इक्वेशन, तो मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो टी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट, जहाँ मास है वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय के, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय के। अब सुनो, मान लो इनिशियली मेरा डाइपोल ये था बच्चों, ये ब्लू वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, और मैंने इसको बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो बच्चों, अब प्लस क्यू यहाँ पर आ गया, माइनस क्यू यहाँ पर आ गया बच्चों। अब ध्यान से सुना, प्लीज पे अटेंशन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, ये थीटा, थीटा की डायरेक्शन, अपनी उंगलियों को कर्ल करो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो थीटा की डायरेक्शन बाहर है, तो थीटा इज आउटवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से सुनना बच्चों, आउटवर्ड को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए हमें। आ जाओ, अब इस पे फोर्स देखो बच्चों, फोर्स क्यू ई पे इधर लगेगा बच्चों, इस पे क्यू ई पे इधर लगेगा। अब टॉर्क देखो, टॉर्क तो आर क्रॉस एफ, ये घूमेगा तो इसी क्या लो, दिस इज ए मान लेते हैं, तो आर क्रॉस एफ, टॉर्क किधर है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टॉर्क लगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टॉर्क इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यू कैन से इनवर्ड, क्लॉक इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से सुनना बच्चों, तो यहां से एक चीज समझ में आ गया, मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड टॉर्क आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एक अंदर है और एक बाहर है। अब क्या करना है सर, अब जब यहाँ पे टॉर्क लगा बच्चों, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बच्चों, पी ई साइन थीटा। ध्यान से सुनो, पी ई साइन थीटा बच्चों। अब ध्यान से देखो, क्या टॉर्क और थीटा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस सर, एक अंदर है एक बाहर है, तो आई पुट नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया समझ में आ गया, क्योंकि टॉर्क इन थीटा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड since theta is very small, theta is very small, थीटा बहुत छोटा एंगल है। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो जल्दी बोलिए बच्चों, क्या मैं साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं। अगर लिख दिया तो टॉर्क का फॉर्मूला देखो बच्चों, टॉर्क इज नथिंग बट माइनस पी ई थीटा। कंपेयर करो बच्चों इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, टॉर्क यस सर, थीटा यस सर, नेगेटिव साइन यस सर, तो के की वैल्यू क्या बन गई सर, के की वैल्यू बन गई P इंटू ई। अभी ध्यान से सुनना, हमें तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है बच्चों, तो टाइम पीरियड के लिए इस चार्ज मास m मान लेते, ये भी चार्ज मास m मान लेते, इन दोनों का सेपरेशन बच्चों 2a मान लेते हैं। तो इस सेंटर से I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल निकालना सिखाया था, जहाँ जिस पॉइंट के अलोंग आप टॉर्क लगाओगे उसी पॉइंट के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया a दूरी पर ma स्क्वायर बनेगा बच्चों, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया a दूरी पर ma स्क्वायर बनेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया बच्चों, 2ma स्क्वायर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो बच्चों, 2 पाई अंडर रूट ऑफ i बाई एम, i बाई के, i की वैल्यू रखो बच्चों, i की वैल्यू 2ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई k की वैल्यू रखो pe। जल्दी बताओ बच्चों, क्या ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आ गया? Now this is known as your time period when you place a dipole in a uniform electric field, और उसको आप स्लाइटली, ध्यान रखना ये स्लाइटली डिस्प्लेस करा रहे हो, ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 10 डिग्री काउंट करते हैं हम लोग, तभी जाके ये SHM होगा। अगर आपने इसको 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे डिस्प्लेस करा दिया तो ये ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जल्दी बताइए बच्चों, समझ में आया क्या? देखो बच्चों,
याद करो 11th स्टैंडर्ड में जब हम लोगों ने एसएचएम पढ़ा था तो हम लोगों ने एंगुलर एसएचएम के बारे में चर्चा की थी। और एंगुलर एसएचएम क्या किया था हम लोगों ने, इफ़ यू रिमेंबर, कि मान लो इस पार्टिकल को हमने यहाँ से 4 डिग्री से छोड़ दिया गया था, 4 डिग्री से छोड़ा गया, तो हमसे बोला गया कि जब ये यहाँ से 2 डिग्री बना रहा था एंगल, तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगा। सिंपल सी बात करते हैं, मैं फेजर से बनाता हूँ। तो रियलिटी में जब हम फेजर डायग्राम बनाते थे तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा होता था बच्चों हमारे पास, ये उसकी मीन पोजीशन होती थी, यहाँ पर उसकी एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए लिखते थे हम, यहाँ पर माइनस ए लिखते थे। और फेजर डायग्राम में हम पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसी भी सेंस ऑफ रोटेशन आपकी मर्जी होती थी, लेकिन हम लोगों ने जो सेंस ऑफ रोटेशन मानी थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी थी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पार्टिकल की आपको प्रोजेक्शन लेनी है जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगी, जिसको हमने मीन पोजीशन बोला था। पार्टिकल ऐसे चलेगा तो एक्सट्रीम पोजीशन ये पोजीशन आ जाएगी, जिसको हमने प्लस ए बोला, और ऐसे चलते चलते ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए। दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन मैंने माना। अब सिमिलरली जब एंगुलर प्रोजेक्शन होता है ना, एंगुलर एसएचएम होता है, तो एंगुलर एसएचएम में भी कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए ये एक्सट्रीम पॉइंट से छोड़ा गया, तो जो ये 4 डिग्री हो गया ना, ये उसका एक्सट्रीम एंगल आ गया, यानी 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री का मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा, और बोला गया जब वो वापसी कहाँ पर आ गया बच्चों, 2 डिग्री। अब देखो यहाँ पर आते 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 ये एंगल 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे चलते चलते ये 2 डिग्री एंगल बनाएगा। जब ये 2 डिग्री एंगल बना तो बोला गया पार्टिकल, 2 डिग्री का मतलब ये 4 है बच्चों, ये 4 डिग्री है माइनस का, ये 0 है, तो 2 डिग्री का मतलब वो यहाँ कहीं पर आ गया, यानी यहाँ कहीं पर आ गया, तो पार्टिकल ने यहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये 2 डिग्री है बच्चों, और ये रेडियस हमने 4 डिग्री माना हुआ है, तो ये भी 4 डिग्री बन गया। तो ये एंगल कितना बना, जल्दी बताओ बच्चों, ये एंगल कितना बना, ये एंगल बन गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा गया पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, और इसका कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी गिवन है, टी इज कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हमें क्या करना होता था, हमें बस यहाँ से चला पार्टिकल और यहाँ पे पहुँचा, तो हमने ये चेक करना होता था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जिसको हम थीटा बोलते थे। और थीटा को हमें पता है, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टी। ये टी वो टाइम पीरियड है जो पार्टिकल को यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने में लगा। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, थीटा बाय ओमेगा। थीटा थीटा रहेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, जो कि हमें टी गिवन है। इट में भी एनी टाइम जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, थीटा इंटू टी बाई 2 पाई। अब थीटा आपको कैलकुलेट करना होता था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा पार्टिकल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चला यहाँ तक आ गया बच्चों। देखिए ये तो 90 डिग्री बना बच्चों, और ये 60 डिग्री बन चुका है, तो ओबियसली ये कितना बना, 30 डिग्री। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 120 डिग्री। लेकिन थीटा को हम हमेशा रेडियन में लिखेंगे, तो 120 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई बाई 3 इंटू टी बाई 2 पाई। देखो 2 पाई विल कैंसिल आउट, तो जो टाइम लगा वो t बाई 3 लगा, यानी जो भी उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना, उसका 1/3 टाइम में वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ये तो था 11th वाला क्वेश्चन। अब 12th वाला क्वेश्चन देखो, डाइपोल के साथ कैसे एसोसिएट किया गया, वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, वही डाइपोल को ऐसे रखा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये 4 डिग्री पे था। जब इसको छोड़ा गया तो बोला गया बताओ ये कितने टाइम पर आएगा जब ये अपना 2 डिग्री एंगल बना चुका होगा। फाइंड आउट द टाइम पीरियड जब ये डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। सिंपल सी बात है, देखो वही तो क्वेश्चन बन गया भाई। ये ऐसे 4 डिग्री, ऐसे 4 डिग्री इसकी एक्सट्रीम है, तो ऐसे 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 रोटेट करेगा। और देखिए एंगल बहुत छोटा है, एंगल छोटा है, तो आप कह सकते हो कि ये एसएचएम करने वाला है, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना। तो ये ऑसिलेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उन्होंने दे दिया टी। बोला गया बताइए वो कितने टाइम पर ये 2 डिग्री एंगल बनाने वाला है। तो 2 डिग्री के लिए हमें बिल्कुल एज इट इज़ वही रेप्लिका करनी है बच्चों। रेप्लिका क्या करनी है, यही कि मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था x0, ये एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये मीन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पे है -4, इधर से चला इधर से चला, पार्टिकल कहाँ पर 2 डिग्री पर आया। तो 2 डिग्री पे आते हुए बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और इसका आंसर भी कितना आएगा बच्चों, t/3। जल्दी बताइए क्या ये चीज़ें समझ में आई क्या बच्चों आपको।
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तो ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने वाले हैं। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आइए देखो, पहली बात तो वही कि स्टेबल है, तो स्टेबल है तो कंडीशन तो यही होनी चाहिए, माइनस क्यू इधर होना चाहिए, प्लस क्यू इधर होना चाहिए। आराम से सुनना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आप लोगों को। मान लो ये हमारे पास इनके बीच का सेपरेशन 2 है, तो डाइपोल मोमेंट इधर चला बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर चला बच्चों, तो दोनों पैरेलल है बच्चों। पैरेलल है तो स्टेबल तो कंफर्म्ड है। अभी हमने क्या किया, अभी सुनना, देखो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी सुनना, लेकिन एक चीज और समझो यहां से साथ के साथ कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा। चले बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दिस इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये पढ़ा है हमने। अब बात करें कि सर हम एफ डॉट डी आर का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, ये डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो एफ नेट तो हमेशा जीरो रहेगा, एफ नेट तो हमेशा जीरो रहेगा, यानी ट्रांसलेटरी वर्क डन तो हुआ ही नहीं है कुछ। तो कैसा वर्क डन हुआ है सर? रोटेशनल वर्क डन हुआ है। तो रोटेशनल वर्क डन हुआ है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बच्चों? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दिस इज इक्वल्स टू टाउ डॉट डी थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले। अभी सुनो, इनिशियली मेरे पास ऐसा था तो मैंने इसको डिस्प्लेस कराया बच्चों। तो मैंने ध्यान से देखना बच्चों, मान लो ये मेरा पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा 1 पर, और इसके पास इस समय जो एनर्जी है उसको मैंने यू इनिशियल बोला। इस समय जो एनर्जी है वो मैंने इसको इनिशियल एनर्जी बोली बच्चों। फिर मैं इसको लेके चला गया थीटा 2 पर, थीटा 2, और इसके पास जो अब एनर्जी आई है बच्चों, थीटा 2 पर जो एनर्जी आई है दैट इज यू फाइनल। ध्यान से सुनना बच्चों, इनिशियली ये वाली लाइन थी जहां पर डाइपोल रखा हुआ था। अब इस डाइपोल को मुझे डिस्प्लेस करना है तो मैं छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूं। तो मैंने इसको इनिशियली पहला डिस्प्लेस कराया थीटा 1, तो उसके पास एनर्जी दे दी मैंने यू आई, बोले तो इनिशियल एनर्जी। फिर यहां के रिस्पेक्ट में मैंने थीटा 2 पे लेके गया तो उसके पास एनर्जी आ गई यू फाइनल। तो ये डायग्राम बनाया। अब हमें ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि भैया इस कार्य करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा। तो देखिए, मान लो, आप समझने की कोशिश करना बच्चों कैसे प्रूव करना है और क्यों इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने क्या माना कि इनिशियली मेरे पास डाइपोल ये रखा हुआ था बच्चों, और मैं इसको किसी भी एक एंगल पर थीटा पर चला गया लेके। ये थीटा, जल्दी बताओ थीटा की डायरेक्शन किधर है, अंदर या बाहर? थीटा बाहर, तो थीटा आउटवर्ड डायरेक्शन में है बच्चों, थीटा इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करो बच्चों। इसको डी थीटा रोटेट कराया मैंने, बहुत छोटा सा डी थीटा। चलिए, तो इस पे जो टॉर्क लग रहा था, टॉर्क किधर लग रहा था बच्चों? देखिए, टॉर्क लगेगा भैया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स तो लगेगा इधर। तो टॉर्क किधर लगा? टॉर्क लगा अंदर, तो टॉर्क लग रहा है अंदर। ध्यान से सुनना बच्चों, थीटा हुआ है बाहर, तो एंगुलर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? बाहर। छोटा सा डी थीटा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों, वो भी बाहर, टॉर्क अंदर। चलिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला टाउ थीटा टाउ डॉट डी थीटा। अब देखिए टाउ की वैल्यू देखो, टाउ की वैल्यू तो हमें पता है पी ई साइन थीटा, और ये तो है अंदर।
डिस्प्लेसमेंट डी थीटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाहर। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब जो है आपके पास टाउ वेरिएबल है भाई, टाउ बच्चों वेरिएबल है, टाउ वेरिएबल है। देखो बार बार थीटा जैसे जैसे चेंज होगा टाउ चेंज होगा, टाउ चेंज होगा, तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो पी ई साइन थीटा, डॉट को हटाओगे तो कोस थीटा लिखना पड़ेगा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इनके बीच में कोस थीटा एक अंदर है, डी थीटा बाहर है, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री। जल्दी बताओ ये समझ में आया है क्या लिखना, दोबारा देखो, टाउ का फॉर्मूला तो लगेगा थीटा पे पी साइन थीटा अंदर की डायरेक्शन में, डी थीटा बाहर। तो जब इस वाले फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, टाउ डी थीटा डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, टाउ और डी थीटा के बीच का एंगल, देखो एक अंदर है और एक बाहर है, थीटा 180 डिग्री आ गया बच्चों। जब थीटा 180 डिग्री आ गया बच्चों तो लिखो यहां पर कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1। दूसरी बात, कहां से कहां लेके जा रहे हो, थीटा 1 से लेके थीटा 2, तो लिमिट्स पुट कर दो बच्चों, थीटा 1 से थीटा 2 रखो यहां पर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा की वैल्यू -1, माइनस को बाहर लेके आ जाओ बच्चों, पीई को भी बाहर लेके आ जाओ बच्चों, पीई को भी बाहर लेके आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और थीटा की लिमिट कहां से कहां बच्चों, थीटा 1 से थीटा 2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा बच्चों, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्या आया बच्चों, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन पहले है तो पीई कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा, लिमिट बोलो बच्चों थीटा 1 से लेके थीटा 2 पुट करो, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दिस इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 2 माइनस पी ई कॉस थीटा 1। देखिए बच्चों ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया डायपोल के केस में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान से सुनना है, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला प्रूव करना इज इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दिस इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 फाइनल है, कॉस थीटा 1 इनिशियल है। अभी सुनो, अब जब ये यहाँ पे आया तो हम लोगों ने एक चीज पता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, बट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है जीरो मान के, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वो हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया था। तो हमें इस फॉर्मूले को इजी बनाना है। वैसे ये फॉर्मूला भी याद रहे, न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, और पूरा का पूरा ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या देखा, नाउ सिंप्लीफिकेशन देखो, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या देखा बच्चों कि जब एंगल थीटा 2 90 डिग्री पर है, जब थीटा 2 90 डिग्री पर है तो यू फाइनल कितना है, यू फाइनल बच्चों थीटा 2 90 डिग्री पर है तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, 0, तो यू फाइनल 0। अगर यू फाइनल 0 हो गया तो फॉर्मूले में रखो बच्चों यू इनिशियल माइनस 0 दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 1, यानी बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला ये बन गया u दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ध्यान रहे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखते हुए आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब आप लोगों ने 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना है, 0। जैसे वहां पर हम लोग क्या मानते थे, इन्फिनिटी पे 0 मानते थे, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, k/q/r। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा माइनस पी कॉस थीटा, बट ये याद क्या रखना है, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को क्या माना है हम लोगों ने, 0, तब जाके हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है। जल्दी देखिए बच्चों, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो पूछिए। चलिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बच्चों यूनिफॉर्म, अभी यूनिफॉर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं। इनिशियली एक डाइपोल ऐसे था,
ये डाइपोल मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, दिस इज डाइपोल। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी बच्चों, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैं रोटेट करा के ऐसे ले आया, ये P वेक्टर है बच्चों एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ठीक, ये फाइनल पोजीशन हो गई, दिस इज फाइनल पोजीशन। बोला गया फाइंड दी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक in moving a dipole from its initial position to final position। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी हमें एक चीज और याद रखनी है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, u initial minus u final, this is equals to p e cos theta 2 minus p e cos theta 1, पहली बात। और जब हम लोगों ने u f को 0 मान लिया था, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे पास u का फॉर्मूला बना माइनस पी ई कॉस थीटा। अब बच्चों बात ये है कि ये थीटा क्या है, नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड e वेक्टर, याद रखना बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड e वेक्टर। एक चीज, अब आपकी मर्जी है बच्चों, आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहे ये लगा लो, ये लगाना चाहे ये लगा लो, जोन सा भी लगाना चाहे आप लगा सकते हो। देखिए हमसे पूछा गया वर्क डन निकालो, कंजर्वेटिव वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तो यही होगा बच्चों, u इनिशियल माइनस u फाइनल, दैट्स इट। u इनिशियल माइनस u फाइनल, और u इनिशियल क्या है, p cos थीटा 2 माइनस p cos थीटा 1। अब थीटा 2 यहां पर क्या बना, तो थीटा 2 फाइनल था बच्चों, जो दूसरी पोजीशन है, तो ये थीटा 2 बना। थीटा 1 37 डिग्री है क्या, नहीं सर 37 डिग्री नहीं होगा। थीटा 1 क्या है, एंगल बिटवीन e वेक्टर एंड p वेक्टर, तो ये एंगल बनेगा बच्चों, दिस इज थीटा 1। तो थीटा 1 कितना बना बच्चों, तो थीटा 1 बना हमारे पास 180 माइनस 37। बस ये पॉइंट याद रखना था आपको, बस फॉर्मूला लगाओ ना बच्चों, u इनिशियल माइनस u फाइनल, दिस इज इक्वल्स टू, देखो p e cos थीटा 2 बोले तो cos 53 डिग्री माइनस ऑफ p e cos थीटा 1, ये रखो बच्चों, p e cos ऑफ 180 माइनस 37 डिग्री। अब याद करो बच्चों, cos 53 स्पेशल ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए, 3 4 5, ये 53 डिग्री। देखो cos 53 कितना हो जाएगा, 3/5, तो p e 3/5 माइनस cos 180 पे बेटा cos में रहेगा, लेकिन जो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो p cos 37, देखो cos 37 कितना हुआ बच्चों, cos 37 हुआ 4/5, तो आंसर कितना है बच्चों, p e 3/5 प्लस 4/5 p इंटू e, आंसर आ गया बच्चों 7p e/5। अच्छा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी ना पोटेंशियल एनर्जी, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ये भी लिख सकते हैं, u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई वेक्टर, u दिस इज इक्वल टू p डॉट ई वेक्टर। अच्छा, अब अगर हमसे ऐसे पूछा जाए इस वाले फॉर्मूले का यूज करें, तो क्या आप लोग सोच सकते हो इस वाले फॉर्मूले का यूज कैसे करें? सोचो कि सर ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से आंसर निकालूं तो, टेक योर टाइम, सोचो, जल्दी बताइए। देखिए अगर हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करें तो फॉर्मूला सिंपल है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या कहता है सर, u इनिशियल माइनस u फाइनल, इनिशियल एंगल थीटा 1 रहेगा, फाइनल एंगल थीटा 2 रहेगा, तो इनिशियल एनर्जी फॉर्मूला याद करो बच्चों, माइनस पी ई कॉस ऑफ 180 माइनस 37, 180 माइनस 37, यू फाइनल देखो माइनस ऑफ माइनस पी
ई साइन कॉस ऑफ 53। सिंपल, आ जाओ देखो, माइनस कॉस नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये पी कॉस 37 बनेगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस ये पी कॉस 53 बनेगा बच्चों। आंसर अभी भी वही आएगा बच्चों। मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा इजी है एज़ कंपेरिजन टू ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। ये तो अभी याद है आपको, इसलिए ताज़ा ताज़ा किया है तो ताज़ा ताज़ा याद है, वरना सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पूछा तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देना, एक्सटर्नल पूछा तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, दैट्स इट। जल्दी बताओ बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए बच्चों, हमसे बोला गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बच्चों हमारे पास, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक डाइपोल को रिलीज किया गया एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। पहले बताओ ये एसएचएम करेगा क्या? सर अब एसएचएम नहीं करेगा क्योंकि 53 डिग्री बहुत बड़ा एंगल हो जाता है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन करने वाला है। तो जैसे इसको रिलीज किया गया, बोला गया फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड of the dipole when it crosses the mean position। बोला गया इस डाइपोल को छोड़ा गया, डाइपोल को छोड़ा गया तो ऑब्वियसली इस पे टॉर्क लगेगा, इस पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा बच्चों, इस पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। तो ये जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, यही तो मेन पोजीशन बन जाएगी बच्चों, क्योंकि एंगल इसी के रेस्पेक्ट में माना गया है। तो यही, वैसे इसका चार्ज क्यू है, मास एम मान लेते हैं, तो यही इसका सेंटर ऑफ मास भी होने वाला है। तो जब वो इस लाइन को क्रॉस करेगा, यानी सिचुएशन कुछ ऐसे होने वाली है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस समय इसकी एंगुलर स्पीड क्या होने वाली है? एंगुलर स्पीड का मतलब ओमेगा। जल्दी ट्राई करो बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, जब यहाँ से ये रिलीज किया गया बच्चों, हमें यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देनी है, सिंपल। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है बच्चों? U इनिशियल प्लस K इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। अब जब ये रिलीज किया गया बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो बनी बच्चों, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी निकाला है माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। बस आपको क्या याद रखना है बच्चों, जब वो इनिशियल कंडीशन पे था तो पी वेक्टर ये था, ई वेक्टर ये था, तो एंगल 53 डिग्री बना। जब यहाँ पर आ गए तो पी वेक्टर भी इधर है, ई वेक्टर भी इधर है, तो ये 0 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री बनेगा और यहाँ पर थीटा 53 डिग्री बनेगा। बस ये चीज़ का याद रखना है आपको, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो यू इनिशियल कितना बन गया? माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री प्लस 0, दिस इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पर आ गया मीन पोजिशन पे, तो एनर्जी कितनी होगी बच्चों? माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस इसी के अलोंग टॉर्क लगा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इसी के अलोंग टॉर्क निकाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अलोंग होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगी बच्चों? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, एंड I इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो ये दूरी 2a है बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया बच्चों? तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? I की वैल्यू बन जाएगी ma स्क्वायर इसका, ma स्क्वायर इसका, तो 2 इंटू ma स्क्वायर। जल्दी बोलो बच्चों, हो जाएगा क्या आंसर? cos 53 डिग्री की वैल्यू वही याद रख लो बच्चों, ये 53 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5, तो माइनस पी ई cos 53 कितना हो जाएगा बच्चों? 3/5 है ना? हाँ, 3/5 इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई प्लस 1/2 आई की वैल्यू रखो 2 इंटू एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 विल कैंसिल आउट बच्चों। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो बच्चों, जो भी ओमेगा की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है।
तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी बताइए बच्चों, समझ में आया क्या? तो बच्चों आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।